समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। में आपका स्वागत है। नमस्कार लवली जी, नमस्कार, धन्यवाद। श्रोताओं, आपके मन में भी आयकर रिटर्न दाखिल करने से संबंधित कोई दुविधा है, कोई सवाल है, तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार है। स्टूडियो की फोन लाइन्स खुली हैं। आप हमारे स्टूडियो के नंबर 011 यानी दिल्ली का कोड 23314444 और 23717106 पर फोन कर अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी भेज सकते हैं और हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। संजीवा जी, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। अभी 2023-24 के लिए जो कहा गया है कि अलग अलग फॉर्म आने वाले हैं, तो क्या वो नोटिफाई हो गए हैं? देखिए, 2023-24 का जो कर निर्धारण वर्ष है उसकी रिटर्न फाइलिंग की डेट जुलाई से शुरू होती है जी। तो अभी तक हमारे पास 7 ITR फॉर्म हैं अलग अलग विभिन्न कार्य टैक्स पेयर्स के लिए। उम्मीद है सरकार ने एक जारी किया है यूनिफाइड टैक्स फॉर्म जो सब तरह के करदाताओं के लिए एक ही फॉर्म वो लेके आएंगे। एक उन्होंने ड्राफ्ट नोटिफाई किया है उसके लिए फॉर पब्लिक, उनके अपने सुझाव के लिए, उसकी चर्चा करने के लिए। उम्मीद है कि रिटर्न फाइलिंग से पहले वो नए फॉर्म नोटिफाई हो जाएंगे। अगर वो नया फॉर्म नोटिफाई हो जाता है तो वो एक यूनिफाइड फॉर्म हर तरह के करदाता, चाहे वो वेतन हो, चाहे ब्याज से कमाई करता हो, चाहे हाउस प्रॉपर्टी का किराया आता हो, चाहे व्यवसायिक इनकम हो या कंपनी हो या इंडिविजुअल हो, उम्मीद है कि वो एक रिटर्न फॉर्म होगा और बड़ा सरल होगा जिससे पब्लिक को बहुत सहूलियत रहेगी और वो रिटर्न फाइलिंग में आसान रहेगा। क्योंकि अक्सर हम संजीवा जी देखते हैं कि टैक्स रिटर्न करने के सरल फॉर्म हो, आसान प्रक्रिया होती है, इसके बावजूद क्या कारण होता है कि लोग खुद नहीं भर पाते हैं इसको? देखिए, ऐसा है, मैं ये जवाब ना मेरे लिए थोड़ा कठिन होगा देना, क्योंकि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास रिटर्न फाइल करने आए। बट फिर भी मेरा ख्याल ये है कि रिटर्न फाइल करने की जो प्रक्रिया है ना, एटलीस्ट जिनको सैलरी इनकम है, ब्याज इनकम है, वो अपने आप कर सकते हैं। बहुत ही सरल प्रक्रिया है। पिछले 3-4 सालों में जो ये ई फाइलिंग की सुविधा है, इसके सरकार ने बहुत सरल करने की कोशिश करी है। नए उन्होंने डेटा पोर्टल लगा दिए। AIS है, जैसे जिसके बारे में शायद कोई सवाल आएगा तो जवाब देंगे। 26AS है, एक नया IT प्रोफॉर्मा है जिसमें आपकी सारी ट्रांजैक्शंस उसमें आ जाती हैं, जिससे उनको आप ले सकते हैं और फॉर्म ऑटोफिल हो जाता है। तो उससे बहुत आसान हो गया है और इतना मुश्किल नहीं है जी। अगर आप खोल के उसको भरेंगे तो बहुत खुद आसान लगेगा। बट टेक्नोलॉजी है वो थोड़ा मुश्किल रहती है, चैलेंज आता है, बट इतना मुश्किल नहीं है। हम चर्चा जारी रखेंगे। इस बीच बेंगलोर से मधु का कॉल है, उनका सवाल हम सुनते हैं। हाँ जी। हेलो मधु जी, नमस्कार। नमस्कार मधु जी। नमस्कार मधु जी, अपना सवाल पूछिए। मेरा प्रश्न ये है मैडम कि 2007 में, सबसे पहले मैं बताऊं, मैं एक मित्र हूँ। मैंने अपने पैसे अपनी पत्नी के नाम पे किए थे। 2007 में हमने एक FD बनाई और हम हर साल 15H जमा कर रहे थे। मैच्योरिटी के टाइम आई तो हमने देखा 13,000 कुछ रुपए बैंक ने हमारे काट लिए। हमने जब सारी 15H उनको जाके दिखाई तो बोला हम देख रहे करते करते उन्होंने 3-4 साल निकाल दिए और हमने 26AS में देखे कि हाँ हमारे 13,000 कुछ रुपए वहाँ पे है इनकम टैक्स में। अब वो उन्होंने एक दिन हमसे ये कह दिया कि आप मित्रहीन है तो क्या हुआ, हमारे यहाँ तो रेडियो वाले, रिक्शा वाले सब आते हैं, उनका हम टीडीएस काटते हैं, आप किस तरह ये बात कर रहे हैं कि हमारा क्यों काटा गया? हमने कहा सर हमने 15H जमा किया है, कैसे कट गया? अब आप ये बताएं वो रुपया मुझे कैसे मिलेगा? बैंक तो नहीं दे रही है, जबकि भारत की एक बहुत बहुत प्रसिद्ध बैंक है। संजीवा जी कैसे? नमस्कार मधु जी। अब आपका जो सवाल है और आपकी जो प्रॉब्लम है वो बड़ी पेचीदा सी है, क्योंकि लगता है 4 साल बीत गए हैं जब आपका टैक्स कटा था और अभी तक आपने इसे रिटर्न भी फाइल नहीं करा है।
मैं माफी चाहूंगा, इसमें खेद है मुझे कि अब आप रिटर्न तो फाइल कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है बिलेटेड रिटर्न का या अपडेटेड रिटर्न का, रिटर्न फाइलिंग का, वो डेट सारी निकल चुकी हैं। तो वो तो अब आपको मिलना थोड़ा, मतलब मेरे को खेद से कहना पड़ रहा है कि मुश्किल है। ये तो बैंक वालों से ही गलती हुई है, वो उन्होंने ही आपका टीडीएस काटा है जो उनको काटना नहीं चाहिए था, क्योंकि आपने 15H उनके लिए भरा हुआ था। तो इसलिए 4 साल बीतने के बाद खेद है कि अब आपको उसको रिटर्न वापस लेने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि चेयरमैन सीबीडीटी के को एक ग्रीवेंस डाल सकते हैं कि ऐसे ऐसे हो गया, पर कोई लीगल तरीका नहीं है कि आप इनकम टैक्स एक्ट में आप वो पैसा क्लेम कर सके। लखनऊ से राजा का फोन है संजीवा जी, सुनते हैं उनकी क्या दुविधा या क्या समस्या है। हेलो जी नमस्ते। जी राजा नमस्कार। नमस्कार राजा जी। जी मैं लखनऊ से राजा बात कर रहा हूँ जी। और मैं ये जानना चाहूंगा, जैसे हमको जो टैक्स जमा करना होता है अपना, कभी ऐसा होता है कि जो फिक्स तारीख होती है तो हम तब तक नहीं जमा कर पाते। जमा करते हैं तो हमको मतलब कोई प्रॉब्लम होने की संभावना है या कुछ मतलब छूट वगैरह जैसे प्रॉब्लम मतलब परमानेंट मिला करता है वैसा ही काम हो जाएगा? देखिए, आपको एडवांस टैक्स पे करना होता है, उसकी अलग अलग तारीख है। 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च। इसमें आपको स्टेजेस में हर प्रतिशत के हिसाब से एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है। और आपको जरूर अच्छा रहता है कि 31 मार्च से पहले आप जो भी आपकी जो एस्टिमेटेड कमाई है, जो इनकम आ रही है, उस पे आप टैक्स कैलकुलेट करके पे कर दें। अगर पे नहीं करेंगे तो आपको 1% के हिसाब से ब्याज देना पड़ेगा। और उसमें 2-3 तरह के ब्याज होते हैं, 234B और 234C के, वो ब्याज कैलकुलेट होते हैं। तो अगर आप रिटर्न टाइम पे फाइल कर देंगे और ब्याज पे कर देंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, पर फिर भी एडवाइस सलाह यही रहती है कि आप टाइम से टैक्स पे कर दें, क्योंकि ब्याज भी क्यों फालतू में पे किया जाए। सही बात करें, टाइम से जरूर ITR भरना चाहिए। संजीवा जी, ई फाइलिंग करते समय अगर कुछ त्रुटि रह जाती है, कोई कॉलम गलत भर दिया, नाम गलत हमने भर दिया, तो ऐसे में वो कैसे सुधार किया जा सकता है उसमें? देखिए, ऐसा है लवलीन जी, कुछ तो उसमें ऑटो सेल्फ चेक होते हैं, क्योंकि जब वो प्रोसेस करता है तो वो गलतियां अपने आप निकाल के आपको एरर शो कर देता है, आप वेरीफाई कर सकते हैं जी। बट फिर भी अगर आपके हिसाब से कोई गलती रह गई, किसी का पैन नंबर गलत डल गया, कोई फिगर गलत डल गई, तो रिटर्न फाइलिंग के लास्ट डे के 3 महीने के अंदर आप रिटर्न को रेक्टिफाई कर सकते हैं। वो एक होता है, उसको रेक्टिफाइड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो वो पॉसिबिलिटी है कि तो आप कोई मैसेज आता है आपके पास कि आपका ये गलत है या कुछ गलती करी है तो आपको पता लगेगा। और कई बार एक प्रपोज्ड एडजस्टमेंट 143(1) एक सेक्शन है, उसमें आता है कि ये आपके एविडेंटली ये गलतियां दिख रही हैं, हम इसको ठीक करना चाहते हैं, मतलब इसको प्रोसेस ऐसे क्यों ना किया है, उसका आता है। बागपत से हैं कृष्णदेव पांडे, सुनते हैं उनका क्या सवाल है। जी कृष्णदेव जी नमस्कार। नमस्कार कृष्णदेव जी। और हमारे सीए सर को भी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर, मेरे 2 छोटे छोटे प्रश्न हैं। एक तो जो ये आधार और पैन कार्ड को लिंक करना है, ये सबके लिए अनिवार्य है या जो करदाता दायरे में आते हैं करके आय करके वो करेंगे? और दूसरा, क्या सबको IT रिटर्न दायर करता होता है या जो आयकर के दायरे में आते हैं उन्हीं को ये रिटर्न हर साल फाइल करना? देखिए, ऐसा है, जहां तक आधार और पैन लिंक करने की बात है कि अगर आप रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, करने की जरूरत है और करना चाहते हैं, तो आपके लिए वो लिंक करना वो अनिवार्य है, वो बहुत जरूरी है। उसके बिना आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। अब जहां तक दूसरा सवाल है कि आपकी जो आय है, जो इनकम है, वो टैक्सेबल एग्जेम्पशन लिमिट से अगर कम है तो आपको रिटर्न फाइल करना अनिवार्य नहीं है। ओनली अगर उसी सूरत में कि अगर आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो रिटर्न फाइलिंग की जो लिमिट है उससे ज्यादा है, तो आपको फाइल करना जरूरी है। कई बार अगर आपकी इनकम कम हो, फिर भी अगर आपका TDS कटा हो या कुछ आपको उसका रिफंड लेना हो, तो फिर भी आप फाइल कर सकते हैं, उसमें आपके लिए अच्छा रहेगा। बट अदरवाइज आपकी कोई स्टैट्यूटरी लायबिलिटी नहीं है उसके लिए। संजीवा जी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आवश्यक होते हैं ई फाइलिंग के लिए? और अगर हम इंडिविजुअल भर रहे हैं या कंपनी वो कर रही है, तो क्या इसके लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स जरूरी है? देखिए, डॉक्यूमेंट तो डिपेंड करेगा आपकी किस किस तरह की इनकम है, और ऑफ कोर्स इंडिविजुअल है और कंपनी है, उसके केस में दोनों में फर्क होगा। पर
अगर जनरल तौर पे बात करें तो आपकी जो जिस स्रोत से आपकी कमाई है, जो इनकम है, उसकी डिटेल चाहिए। उसके आपको टीडीएस जो कटा है वो उसमें किसने काटा है, क्या काटा है। कंपनी के केस में ऑडिटेड अकाउंट्स होंगे, ऑडिट रिपोर्ट होगी, अगर टैक्स ऑडिट के दायरे में आती है तो वो होगा। ये सब आपको डॉक्यूमेंट चाहिए रिटर्न फाइल करने के लिए। थाने से गुरुनाथ की कॉल है, सुनते हैं उनका क्या सवाल है। जी गुरुनाथ नमस्कार। नमस्कार गुरुनाथ जी। मैम नमस्कार। सवाल पूछिए गुरुनाथ जी। सर को भी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार गुरुनाथ जी। सर मेरा क्वेश्चन था, ये जो हमारे देश में जो मतलब जो डायरेक्ट प्रत्यक्ष कर भरने वाले, जो टैक्स भरने वाले, जो डायरेक्ट टैक्स भरने वाले, उनकी मतलब हमारे देश की आबादी की तो 140 करोड़ तक है, लेकिन 4-5 करोड़ लोग मतलब जो ये डायरेक्ट टैक्स भरने वाले हैं कि इनकम टैक्सेबल है, वो भी आनाकानी करते कभी कभी मतलब आईटीआर फॉर्म भरने में। तो गवर्नमेंट इसके लिए मतलब क्या प्रोग्राम मतलब चलता रहता है क्या? थैंक यू। वैसे तो सभी का दायित्व बनता है कि ये तो सभी का दायित्व बनता है, जैसे लवलीन जी कह रहे टैक्स भरना। ये देखिए आम साधारण नागरिक के तौर पे जो भी कमाई कर रहा है, जो इसकी भी इनकम है, उसको रिटर्न फाइल करना तो उसके लिए एक सामाजिक ड्यूटी बनती है। इट इज इज ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स एज ए गुड सिटीजन ऑफ द कंट्री। बट सरकार ने अगर जो लोग नहीं फाइल करते उसके लिए उस सरकार ने अपने अपने तरीके से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके वो एक्शन ले लेते हैं। उसका इन्वेस्टिगेशन विंग है और आईएनसीआई है, वो सरकार कलेक्ट करती रहती है इन्फॉर्मेशन और आपको नोटिस दे के आपसे रिकवर कर लेती है। पर उसके साथ कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा आती हैं, इसलिए हर आदमी की ड्यूटी ये बनती है कि वो वक्त से अपनी सही इनकम पे टैक्स पे करे, ताकि मतलब बेफिक्री रहे हर तरफ से। जी संजीव जी, अभी आप टीडीएस की बात कर रहे थे। अगर क्या टीडीएस डिडक्ट हो गया है तो क्या उसके बाद भी हमें आईटीआर भरनी चाहिए? देखिए, अगर आपको उसका क्रेडिट लेना है, चाहे आपकी अपनी इनकम के अगेंस्ट या आपने उसको रिफंड लेना है, तो जब तक आप रिटर्न नहीं भरेंगे आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा जी। तो आपको इसलिए अनिवार्य ही हो जाता है, अगर आपका टीडीएस कटा है, कि आप रिटर्न भर लें। दिल्ली से एनपी सिंह का सवाल है। एनपी सिंह जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार एनपी सिंह साहब जी, सवाल पूछिए। छोटा सा सवाल है जी। मैंने ना एक प्रॉपर्टी बेची थी अपनी जी, तो मेरा उसके लिए पैन कार्ड यूज होना था, तो मैंने पैन कार्ड यूज किया, लेकिन गलती से मेरे को जो एक मैंने अपना पैन कार्ड ठीक करवाना था, उसमें डेट ऑफ बर्थ गलत थी, तो मेरा पिछला वाला गलती से यूज हो गया और टीडीएस जो है वो सारा उसमें मेरा जमा चला गया उस पैन नंबर पे। तो मैंने उसके लिए फिर लेटर लिखी कि मेरे से गलती से मिस्टेक, तो मेरा जो है जो गलत पैन कार्ड था उसमें पैसे जो है वो रिजेक्ट हो गए हैं, जमा हो गए हैं जी। मेरा नया पैन कार्ड के साथ होना चाहिए था, तो 1 साल हो गया लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मेरे को पता ही नहीं मैं किसके पास जाऊं। वो कहते हैं कि आप हो गया, अब जो नई डिमांड है उस नए वाले में जमा कराओ आप, और जो आपने डिडक्ट किया था। थोड़ा आपका पेचीदा था, थोड़ा पेचीदा मामला है, पेचीदा मामला है ये। आपके पुराने पैन कार्ड में सिर्फ डेट ऑफ बर्थ गलत थी, तो उसी को रेक्टिफाई कराया होगा, तो पैन नंबर तो सेम रहा होगा आपका। लगता है कॉल कट गई है। हाँ, कॉल कट गई सर। हाँ, लेकिन अगर अकाउंट सेम है और वो है तो शायद पैन नंबर अगर सेम है और सिर्फ डेट ऑफ बर्थ है, फिर तो अपने असेसिंग ऑफिसर के पास जाएंगे तो उसको दिखा के ये हो जाना चाहिए। पर अगर नंबर बदल गया है तो फिर थोड़ा एक इंडेमनिटी देके थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, उसको ठीक कराना पड़ेगा वहां से। वैसे देखा जाए तो संजीवा जी, एक और सवाल जो अक्सर होता है, क्या वरिष्ठ नागरिकों के लिए आईटीआर भरना जरूरी है? स्पेशली क्या 60 वर्ष, 80 वर्ष या 90 वर्ष को अगर हम थोड़ा वो करें तो क्या सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए नियम अलग अलग हैं, सबको भरना चाहिए? देखिए, टैक्स रेट्स में थोड़ी छूट है, बट रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है सबके लिए, अगर आपकी इनकम टैक्सेबल है जी उनके लिए। प्लस उनको जो एडवांस टैक्स है देना होता है, उससे उनको थोड़ी उनको रियायत है। उनको अगर इनकम फ्रॉम बिजनेस ना हो, व्यावसायिक कमाई ना हो, तो वो लोग इनको एडवांस टैक्स पे करना जरूरी नहीं है। बट रिटर्न अगर टैक्सेबल है और टीडीएस कटा है तो उनको रिटर्न तो फाइल करनी, चाहे आपकी उम्र 80 साल हो, चाहे आप सीनियर सिटीजन हो या सुपर सीनियर सिटीजन हो। गाजियाबाद से अशोक कुमार का एक सवाल है, आइए सुने। अशोक कुमार जी नमस्कार। प्रणाम अशोक कुमार जी। जी नमस्कार। अशोक जी कहिए, क्या सवाल है आपका? जी, जैसे
आय विभाग का हमको कुछ जानकारी चाहिए, तो इसका कोई हेल्पलाइन नंबर या कोई टोल फ्री नंबर भी होता है कि कभी भी हम अपनी लाइफ में उसको सेव कर लें और अपनी आय के बारे में कोई जानकारी लेना है आपके वहां से, तो वो नंबर मतलब अगर हो तो उसके जरा आप बता दें, उसको नोट कर लें। देखिए, अभी मेरे पास वो नंबर तो नहीं है, बट इनकम टैक्स की साइट है incometaxindia.gov.in, www.incometaxindia.gov.in। उस पे उनके सारे हेल्पलाइन नंबर हैं जिस पे आप बात कर सकते हैं। नहीं तो जो आयकर जो ऑफिस है आपके शहर में, वहां पे एक आस्क होता है, आयकर संपर्क केंद्र, वहां पे वो लोग काफी मदद करके आपकी सारी सुविधाओं का समाधान कर सकते हैं। वो आपकी पूरी कोशिश करते हैं कि आपकी समस्या का समाधान हो जाए, तो वहां आप जा सकते हैं और उनको अपनी समस्या बता सकते हैं, तो वो आपको सही जगह पे गाइड करके वहां पे करवा देंगे। संजीवा जी, एक और दिक्कत होती है, इसमें मैं चर्चा करूंगी। इस बीच राजेश कुमार की एक कॉल है बिहार भोपाल से, उनकी सवाल है, आइए सुनते हैं, फिर एक और सवाल पूछेंगे। हेलो राजेश कुमार जी, नमस्कार। मैम नमस्कार। नमस्कार राजेश कुमार जी। हेलो, हाँ सवाल पूछिए। जी मैम, मेरा सवाल है कि ये जो ओल्ड सिस्टम अच्छा है या न्यू वाला अच्छा है टैक्स फाइल करने के लिए? रिजीम जो न्यू फॉर्म है या वो है, कौन सा बेहतर है? देखिए, ये तो आपकी इनकम को देख के ही जवाब दिया जा सकता है कि न्यू रिजीम अच्छी है या ओल्ड रिजीम अच्छी है, क्योंकि दोनों के फायदे और मतलब जो फायदे और नुकसान है वो स्पेसिफिकली उस एक टैक्स पेयर के हिसाब से उसको बताया जा सकता है। क्योंकि देखिए, ओल्ड रेजिम में आपको बेनिफिट मिलता है, डिडक्शन मिलती हैं, एटीसी की ये जो इंश्योरेंस प्रोविडेंट फंड वगैरह की, पर न्यू रेजिम में वो नहीं मिलती। और भी कोई है, एक जो सेविंग बैंक का जो ब्याज है उस पर डिडक्शन मिलती है। तो आपका जो स्पेसिफिक जो केस होगा उसको देख के आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ओल्ड रेजिम अच्छा है, न्यू रेजिम अच्छा है। और उसके लिए बहुत ही सरल तरीका है कि इनकम टैक्स की साइट पे जाके उन्होंने कैलकुलेटर की सुविधा दे रखी है, जिसमें आपको दोनों ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम में आपकी कैलकुलेशन हो जाती है और आपको पता लग जाता है कि कौन सा अच्छा है। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो भी अगर आप नए रेजिम में जा रहे हैं कर निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए, तो आपको एक फॉर्म 10IE फाइल करना अनिवार्य है। जी, वो प्रोसीजर फॉर्मेलिटीज करनी जरूरी है। एक और सवाल हमारे पास आया है ट्विटर पर, ये गणपति के है बेंगलोर से संजीवा जी, इनका है, व्हाट इज द लिमिट अप टू विच अमाउंट इज टैक्सेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रेच्युटी, लीव एनकैशमेंट एंड पेंशन कम्यूटेशन अमाउंट, एज आई रिसीव्ड लंप सम अमाउंट ड्यूरिंग लास्ट फाइनेंशियल ईयर ऑन टेकिंग VRS फ्रॉम सर्विस, दिस विल हेल्प इन फाइलिंग रिटर्न। ये आपका सवाल बहुत अच्छा है, बड़ा गूढ़ भी है और बहुत लोगों को इस पे दुविधा होती है। देखिए, अगर आप किसी गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर हुए हैं तो आपकी लीव एनकैशमेंट, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन और ग्रेच्युटी इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। और बाकी अगर प्राइवेट से हुए हैं तो डिपेंड करेगा कि उसका प्रोविडेंट फंड वो रिकॉग्नाइज्ड है, रजिस्टर्ड है, तो उसकी एक लिमिट है, 20 लाख रुपए की लिमिट है ग्रेच्युटी की, वो एग्जेम्प्ट होती है। तो इसलिए डिपेंड करेगा आपके स्पेसिफिक सर्कमस्टांस पे। हरियाणा से गोपाल तिवारी हैं, उनका एक सवाल या दुविधा है, सुनते हैं क्या वो सवाल पूछना चाहते हैं। जी गोपाल जी, नमस्कार। नमस्कार गोपाल जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ सर जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, जो व्यक्ति कृषि विभाग से जुड़ा हुआ है, यानी किसान है, किसानी करता है, तो उसके लिए भी टैक्स देना अनिवार्य होता है या उसके लिए कोई विशेष छूट होती है? छूट होती है उसके लिए? देखिए, नमस्कार गोपाल जी। जी, जो एग्रीकल्चरल इनकम है उस पे नॉर्मली इनकम टैक्स नहीं लगता है। वो उसके पर उसमें परिभाषा है कि जो लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, जो इनकम है वो एग्रीकल्चर से होनी चाहिए और खेती बाड़ी से होनी चाहिए, और जो लैंड है उसकी आपका जहां रहते हैं उसके किस दायरे में होनी चाहिए, उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से अलग अलग दायरे हैं, 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, तो वो देख के उस हिसाब से आपकी इनकम उसके दायरे में नहीं आएगी, इट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, वो उस पर आयकर नहीं लगेगा। गणपति जी के सवाल पर हम चर्चा कर रहे थे। संजीवा जी, इनका एक और सवाल था, आर देयर एनी एडिशनल एवेन्यूज अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट टू अवेल टैक्स एग्जेम्पशन ऑन अदर देन ATC, ATD? देखिए, 80C तो है ही, 80D में आपको मेडिक्लेम की डिडक्शन मिल जाती है। इसके अलावा एवेन्यूज फॉर इन्वेस्टमेंट के तौर पे तो हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, बट देयर आर और अदर एग्जेम्पशन अवेलेबल हैं। 80G है डोनेशंस के लिए, 80GG है रेंट
अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड एम्प्लॉयड हैं, आपने रेंट पे किया उसके लिए, टीटीए है सेविंग बैंक के इंटरेस्ट के लिए, ऐसे अलग अलग तरह के चैप्टर 6A में काफी सारी डिडक्शन हैं। बट अब इन्वेस्टमेंट के तौर पे गए तो आई डोंट थिंक कोई ऐसी और कोई एग्जम्पशन डिडक्शन अवेलेबल है। संजीवा जी, एक और दिक्कत होती है कि जब हम ITR भरने वाले होते हैं लास्ट, उसमें अक्सर साइट क्रैश हो जाती है, तो उससे बचने के क्या उपाय हैं कि आपका? उससे बचने का तो एक ही उपाय है कि आप टाइमली रिटर्न फाइल करें, समय से रिटर्न फाइल करें। अब लास्ट मोमेंट पे तो हमने भी प्रोफेशन में देखा है, लास्ट मोमेंट पे साइट क्रैश कर जाती है, धीरे होती है, क्योंकि उस टाइम पे लाजमी बात है रिटर्न उस पर लोड होता ही है, बट फिर भी कोशिश करनी चाहिए जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा रहता है। लेकिन अगर किसी कारणवश E-फाइलिंग हम समय से नहीं कर पाते हैं, नहीं भर पाते, तो ऐसे में क्या व्यवस्था है? व्यवस्था ये है कि आपकी जो लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न है उसके 3 महीने बाद तक, 31 दिसंबर तक समझिए, आप अपनी बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। प्लस पर उसमें एक सेक्शन 234F में आपको 5,000 रुपए की पेनल्टी लगती है जी रिटर्न लेट फाइल करने की। रिटर्न फाइल कर सकते हैं बट थोड़ा आपको उसका खजाना भरना पड़ेगा जी। तो बेहतर यही है कि समय से भर दें, ना साइट क्रैश होने की दिक्कत हो और ना पेनल्टी देनी पड़े। संजीव जी, कहते हैं E-फाइलिंग के क्या कुछ खास फायदे हैं? क्या फायदे? देखिए, ये आप कहते हैं E-फाइलिंग के फायदे क्या हैं? अब तो ऑलमोस्ट सबके लिए जरूरी हो गया कि वो रिटर्न ही E-फाइलिंग करे। तो उसके फायदे ये हैं कि एक तो पर्यावरण के हिसाब से पेपर की कम पेपरलेस हो गया, प्लस एक डेटा आपका पक्का वहां पे सिस्टम में आ गया है, वो कहीं जाएगा नहीं। तो इसलिए उसके बहुत फायदे हैं और आप घर बैठे बैठे आपको कहीं लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो E-फाइलिंग हैज उसके अपने एडवांटेज हैं बहुत सारे। E-फाइलिंग के फायदे हैं। संजीवा जी, टैक्स भरने के कागज या दस्तावेज जो हैं वो हमें कब तक संभाल कर रखना चाहिए? देखिए, अब अगर जो आपने रिटर्न E-फाइल कर दी वो तो डॉक्यूमेंट सारे आ गए, TDS वगैरह आपके फॉर्म 26AS और AIS में आ जाते हैं और एक TIS में आ जाते हैं जी। पर नॉर्मली बोला जाए तो हम कहेंगे कि 10-12 साल तक के कागज आपको संभाल के रखने चाहिए, चाहे सॉफ्ट फॉर्म में या हार्ड कॉपी में। आजकल तो वैसे सॉफ्ट का जमाना है, सॉफ्ट में रखिए। सॉफ्ट में हाँ, ये मैं पूछने वाली भी थी कि क्या डिजिटल टैक्स दस्तावेज मान्य होते हैं या हार्ड कॉपी भी रखनी चाहिए? इस पे चर्चा करेंगे। इस बीच दिल्ली से धर्मवीर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़े हैं। जी धर्मवीर जी, नमस्कार। लवलीन जी नमस्कार, संजीव जी नमस्कार। नमस्कार धर्मवीर जी, सवाल पूछिए। 2 सवाल हैं। एक तो G15 फॉर्म हमें कब, कौन से महीने में भरना पड़ेगा और कब तक उसको भर सकते हैं? और दूसरा एक चीज और बताइए कि ये जो ब्रांच में अगर मिसबिहेव करता है स्टाफ, तो उसके लिए हम कहाँ जा सकते हैं? और तीसरी एक छोटी सी बात और, ये FD के मार्केट में अब रेट बढ़ने के चांसेस आपको दिखते हैं सर? आपने ना 3 अलग अलग विभागों से सवाल पूछ लिया हमसे। देखिए, जहां तक 15G की बात है वो बेटर रहेगा कि अगर आप 31 मार्च से पहले फाइल कर दें, ताकि आपके बैंक को पता रहे कि इसको उसमें TDS काटना नहीं है। क्योंकि अगर आप बाद में फाइल करेंगे वो कहेंगे कि हमने TDS को काट लिया, जमा हो गया। तो इसलिए बेटर एक अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप 31 मार्च से पहले फाइल कर दें। अब बैंक का स्टाफ मिसबिहेव करता है तो वो तो उसका कोई एक ओम्बड्समैन होगा, कोई वहां का एक पर्टिकुलर बैंक का सिस्टम होगा, प्रक्रिया होगी, उसमें आपको जाना पड़ेगा, शिकायत होगी। और ब्याज दर के बारे में तो आई थिंक बेटर वुड बी कि जब नेक्स्ट MPC की मीटिंग होगी, RBI गवर्नर ही बता पाएंगे, वही बता पाएंगे इसके बारे में। हम चर्चा कर रहे थे, जो अभी पूछा था कि क्या डिजिटल टैक्स दस्तावेज मान्य होते हैं या हार्ड कॉपी भी हमें रखनी चाहिए? देखिए, अब तो मोस्टली काम जो आयकर विभाग का है वो डिजिटल हो रहा है। प्रोसीडिंग भी डिजिटल हो रही है, आप डॉक्यूमेंट भी ईमेल से फाइल करते हैं, लेटर फॉर्म में तो बहुत कम होता है। तो मैं ये कहूंगा नॉर्मल तौर पर डिजिटल दस्तावेज भी मान्य होते हैं, उनको चाहिए तो कोई प्रिंट आउट लगा निकाल के दिया जा सकता है। बलरामपुर से रिंकी की कॉल है, उनका सवाल सुनते हैं। रिंकी जी नमस्कार। नमस्ते मैम, और आपके साथ सर है, उन्हें मेरा नमस्ते। नमस्ते, नमस्कार। हाँ मैम, मेरा प्रश्न ये है जी कि जैसे इनकम टैक्स हर कोई जमा करता है और होता भी है, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि वो चोरी कर लेते, जमा नहीं करते। तो क्या सरकार ऐसे जाकर मतलब लोगों को समझाती या कुछ ऐसे कार्रवाई कर रही ताकि लोग जमा करें और हम ही को फायदा मिलता है? तो इससे सरकार क्या कर रही है? जाहिर तौर पर क्योंकि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से हम सभी को फायदा होता है। देखिए, टैक्स पे करना हमारी एक सामाजिक ड्यूटी है, इट इज आवर सोशल ऑब्लिगेशन कि हम उसको टैक्स को पे करें। अब जो नहीं पे करते, सरकार समय समय पर पब्लिसिटी कैंपेन लगाती है कि टैक्स आप टाइम से पे करिए, अपनी ठीक तरह से पे करिए।
क्योंकि टैक्स जो है आपकी जो पब्लिक सुविधाएं हैं, जिस सड़क पे आप चलते हैं, जो आपके पब्लिक हॉस्पिटल हैं, पब्लिक एजुकेशन है, उसी के कामकाज में तो आता है, तो ये हमारी ड्यूटी बनती है। पर रही बात डिपार्टमेंट क्या करे, तो टाइम टाइम पे सरकार मुहिम चलाती है कि पे करिए, और अगर उनको इन्फॉर्मेशन आती है किसी तरह की किसी ने टैक्स की चोरी करी है, तो वो फिर उसके पास तौर तरीके हैं आपसे टैक्स निकलवाने के। संजीव जी, 2-3 बार हमने जिक्र किया AIS, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट का, ये क्या चीज है, ये भी थोड़ा समझा दीजिए। देखिए, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट है, एक ऑनलाइन स्टेटमेंट आती है जिसमें आपकी जो सारी ट्रांजैक्शंस हैं वो रिकॉर्ड हो जाता है। तो उससे आपको रिटर्न फाइल करने में काफी आराम मिलता है। उसमें आपका कहाँ से आपने क्या शेयर खरीदे, क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करी, कोई घर खरीदा, क्या इस पे TDS कटा, किस कमाई पे, वो सारा आपका जो एक इस तरह से एक चिट्ठा होता है, पूरा लेखा जोखा आपका सही वर्ड है, लेखा जोखा उसमें आता है, तो आपको वो सरकार के पास हो जाता है, तो उससे आपको ऑटोफिल करने में बड़ा आसानी हो जाती है। भिवंडी से अंसारी का एक सवाल है। अंसारी जी नमस्कार। हेलो, नमस्कार लोलिन जी। नमस्कार जी, सवाल पूछिए अंसारी जी। मैडम, मैं एक 100% ब्लाइंड हूँ जी। तो मैं IT तो भरता रहा हूँ, अभी भी भर रहा हूँ। तो ये पूछ रहा हूँ कि जो ओल्ड रिजिम में 1.25 जो अपना क्या बोलते हैं कि ATU में छूट थी जी, तो अभी न्यू रिजिम में रहेगी या नहीं रहेगी? न्यू रिजिम में वो 80U की डिडक्शन रहेगी जी। यही इनका सवाल है। अभी जैसे हम इसका जिक्र कर रहे थे संजीवा जी, अगर किसी की आय 5 लाख से कम है लेकिन उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, हाँ जी, तो क्या उसे ITR भरनी चाहिए? नहीं, 5 लाख से कम है लेकिन शॉर्ट टर्म गेन है, उसने किसी निवेश में डाला या कुछ वो किया, तो अगर वो टैक्सेबल इनकम देखें, अगर 5 लाख से कम है तो वो 87A की डिडक्शन लेके उसको टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है, अनलेस उसका किसी इनकम पे TDS कटा है जी। और अगर हमें उत्तराधिकारी के रूप में संपत्ति मिलती है तो क्या उसका भी विवरण देना और टैक्स भरना अनिवार्य है? देखिए, वो एक स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज होती है, उसमें आपको विवरण देना जरूरी होता है, बट इनहेरिटेंस टैक्स नाम की कोई चीज हिंदुस्तान में अभी नहीं है जी। एस्टेट ड्यूटी या इनहेरिटेंस टैक्स हिंदुस्तान में नहीं है। फाइलिंग का अगर हम बात करें, सपोज हम टाइम से, जैसा कि हमने बोला, इसके फायदे भी हैं, सब कुछ है, तो हम सभी से बोलते हैं कि टाइम से भरने चाहिए, लेकिन अगर कोई त्रुटि रह जाती है, जैसे आपने बोला कि उसको बाद में भी ठीक किया जा सकता है। और ई फाइलिंग सफलतापूर्वक हो गई है, हमारा सारा काम हो गया, इसका मैसेज आता है, ये कैसे हम चेक कर सकते हैं? आपका जो होता है कि एक्नॉलेजमेंट जनरेट होता है उसका ऑनलाइन, वो अगर आपके पास आ गया तो इसका मतलब आपका ई-फाइलिंग हो गया है। आप ये भी कर सकते हैं कि लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन करके अपनी एक्नॉलेजमेंट देख लें, उसमें वो परमानेंट रिकॉर्ड आ जाता है वहां पे, तो वो हो जाती है, वो आपके पास सब कुछ उसका पता लग जाएगा कि वो ई-फाइलिंग सही तरीके से हो गई है। संजीवा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारी बहुत सारी शंकाओं, दुविधाओं और जो भ्रम थे लोगों को ई फाइलिंग से संबंधित या ITR भरने से, उनका आपने समाधान किया, उनके जवाब दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं, हम इस चर्चा को यहीं विराम दें। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, और साथ ही संजीवा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSTtalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह सोमवार रात 9:30 बजे किसी और मुद्दे पर चर्चा के लिए उपस्थित होंगे। तब तक के लिए लवली निगम को कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए।